हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स देख लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंपल होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझना, इसमें यदि मैं लॉज की बात करूं तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सिंपल आपके 4 लॉ हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं। जैसे मान लो आपका पहला हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। दूसरा होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एंड थर्ड वन है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड फोर्थ वन है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जनरली इन लॉ को आपको समझना है, बस क्या करना है, लॉ को आपको समझना अच्छे से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। लेकिन आसान आसान बनते, सिंपल आपको लॉ, डायरेक्ट लॉ की डेफिनेशन पूछ लेगा, भाई क्या स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड फिफ्थ वन है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 लॉ हैं, इन पांचों लॉ को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आप क्लास 10th में पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब आप बात करते हो तो सिंपली जो मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो होता है मास इज कंजर्व्ड। देखो सिंपल सी बात है, जो आपका रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यदि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, जैसे मान लो आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो क्या होता था, बोलो, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द क्या होता था, मास ऑफ प्रोडक्ट। यही होता था, मास ऑफ प्रोडक्ट। यदि आप मार्केट में सिंपल सा क्या लेने जाते हो बताओ, आप मान लो 1 kg पोटैटो लेने जा रहे हो, तो वो क्या करता है, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करता है। वो फलक्रम लेता है इस तरीके से, और वो क्या करता है, एक तरफ आपके 1 kg का वेट रखता है और एक तरफ 1 kg क्या रखता है, पोटैटो रखता है। और जब बराबर हो जाते हैं वो फलक्रम, सिंपल ऊपर एक सुई होती है, जब वो बराबर हो जाते हैं तो वो क्या देता है, ठीक है ये 1 kg आप ले जाओ। इसी तरीके से मेजर करते हो। तो देखो आप समझ लो, सब्जी वाला भी जानता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर हम तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, तो आप ध्यान से समझ लो यहाँ पे। तो देखो मतलब इसका सीधा सीधा ये है सिद्धांत कि टोटल मास इज कंजर्व्ड। टोटल मास होगा पूरी केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होगा, पूरा का पूरा कंजर्व होगा। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ, जैसा कि देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, इन ऑल केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है, जो टोटल मास है पूरे सिस्टम का वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और इन ए केमिकल चेंज मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब क्या बोल रहा है, न तो मास क्या होगा, क्रिएट किया जाएगा, ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा बता दे रहा हूं। जब आप एक नोट याद रखना, जो मास होता है जनरली, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है ना। इसको बात ध्यान रखना, मतलब मास एनर्जी में चेंज होगा, एनर्जी मास में भी चेंज हो सकता है। जैसे आप पढ़ते हो फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्या होता है बोलो, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
इट कैन फॉर्म वन फॉर्म टू एनोदर फॉर्म। सिंपल यही होता है ना, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनोदर फॉर्म। बोलिए भाई हाँ या ना, इस बात को ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मास और एनर्जी का भी रिलेशन होता है। जैसे आप ही समझो, मैं मान लो आपने फूड खाया, अब मैं कहूँगा अब आप 1 किलोमीटर दौड़ लो या 2 किलोमीटर दौड़ लो, तो आप क्या हुए, एक टाइम बाद टायर्ड हो जाओगे। मतलब जो आपके पास मास था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं जनरल बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आई होप इस बात को भी आप समझ गए होंगे। तो देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। जैसे मान लो हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको मैंने हीट कराया तो क्या मिला, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही बनेगा, है ना। अब जब यही बनेगा आपका, तो एक बात बताओ, ये यदि हमने 100 ग्राम ले लिया, क्या ले लिया, 100 ग्राम, तो ये भी क्या आपका, देखो ये भी आपका मान लो आ गया 56 ग्राम, और ये भी कितना है 44 ग्राम, हमने ही ले लिया। तो अब आप देखोगे तो LHS मतलब 100 ग्राम ये भी आएगा टोटल, और 100 ग्राम ये भी आएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो जब LHS इक्वल टू RHS है, तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं, अच्छी सी बात है। तो देखो लिखा हुआ है सिंपल 1.70 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है भाई, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया। इस तरीके समझो, एक्चुअली क्या होता है, लेबोरेटरी में होते हैं, ये हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, इसमें हमने क्या डिजॉल्व कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट को डिजॉल्व कर दिया, AgNO3, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान समझना अच्छे से, सिल्वर नाइट्रेट बोल दिया। अब देखो, अब हमने क्या लिया, 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भाई। अब हमने फिर से दूसरा भी कर लिया, इसमें हमने क्या किया, 0.585 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ध्यान से समझना, अब हमने क्या किया, इन दोनों बीकर को लिया, तो सिंपल हमने क्या कर दिया, आपस में इनको मिक्स कर दिया इस तरीके से। जैसे हमने इनको मिक्स किया, तो देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने AgNO3 लिया प्लस AgCl प्लस वाटर, टोटली हो जाएगा, टोटल वाटर को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे सिंपल NaCl था, यहाँ पे क्या था आपका, NaCl तो हमें मिल गया यहाँ पे AgCl प्लस, क्या मिला हमें, प्लस मिल गया AgCl प्लस NaNO3 प्लस H2O। यदि आपको याद हो, आप क्लास 10th में पढ़ते एक ऐसी रिएक्शन है, देखो जब दोनों आयंस का आपस में एक्सचेंज होता है ना, मेटल आयंस का, जब दोनों मेटल के साथ क्या है आपका सिंपल एनायन है, ठीक है ना। ये मेटल कैसा होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और आपकी जो एनायन है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और जैसे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हमने देखा था तो AgNO3 हमें कितना मिला था, यदि आप AgNO3 की बात करोगे तो 1.70 ग्राम, ठीक है ना, प्लस, अब यहाँ पे क्या था, NaCl कितना था, NaCl था आपका 0.585 ग्राम। देखो जो वाटर था, यदि आप देखो 100 ग्राम वो था वाटर, जब हमने AgNO3 लिया और 100 ग्राम में ही किसको डिजोल्व किया, NaCl को, तो टोटल ग्राम कितना हो गया वाटर का, 200 ग्राम, यही हुआ। अच्छा, अब AgCl कितना मिला आपको, जो AgCl बना वो बना सिंपल 1.435 ग्राम, 1.435 ग्राम, ठीक है। अच्छा, और जो आपको सिंपल यहां पे सोडियम नाइट्रेट बना 0.85 ग्राम, और लेकिन बाकी का जो वाटर है वो तो 200 ग्राम ही रहेगा। वाटर क्या है, 200 ग्राम ही रहेगा, सिंपल सा। अब देखो यहां पे जब आप ऐड करोगे तो देखो आपको पता है सिंपल, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ
प्रोडक्ट, यही होना चाहिए, है ना। अब हमने जैसी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.70 प्लस 0.585 प्लस 200 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.435 प्लस 0.85 प्लस 200। अब इसको ऐड कर लो, देखो जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.70 प्लस 0. कितना 585 0.585 तो और प्लस 200, है ना, ये 200 कर दिया तो कितना आएगा, ये आएगा सिंपल आपका 755,8,2.2, ठीक है 202.285 यही आ रहा है, ठीक है ना। ये भी 202.285 आएगा। आप जब इसको भी ऐड करोगे 202.285 आएगा। तो देखो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मतलब ये क्वेश्चन किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे आप अच्छे से, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं पहले बता दे रहा हूं, यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, आप फिर से वीडियो को देखें, जब तक देखते रहें जब तक कि क्लियर ना हो जाए, ठीक है, मेरी बात इतना ध्यान रखोगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, देखो पार्ट पे। अगला पार्ट बोल रहा है सिंपली, देखो क्या लिखा हो, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं और सिंपल कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, देखो सिंपल लिखा हुआ है, एक केमिकल कंपाउंड है ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। वो कंबाइन होगा तो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, वो प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, फिक्स रेशियो में होगा, वो भी किसके, बाय मास के। जैसे मान लो कोई भी दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन हुए तो वो कैसे हो रहे हैं, सिंपल सी बात है कि फिक्स मास में हो रहे हैं, वो जो इनका रेशियो है वो फिक्स मास में। जैसे मान लो आप H2O लिए तो अब H2O का मैं ये बताओ, जो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन एक एटॉमिक मास, दो का दो, 2 रेशियो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16, ऑक्सीजन 16 होता है तो कितना हो गया, ये बच्चा कितना 1:8। तो मतलब देखो यदि आप देखोगे तो 1:8 आ रहा है। मतलब अब आप पानी कहीं से लेके आओ, चाहे आप लेबोरेटरी में बनाओ, चाहे आप नदी का पानी लाओ, चाहे आप फ्रिज का पानी पियो, चाहे आप आरओ का पानी पियो, चाहे आप समुद्र से पानी लेके आओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से पानी लेके आओ। यदि ज्यादा मन है और ज्यादा एक्सपेरिमेंट, चंद्रमा पे चले जाओ, है ना, मार्स पे चले जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कहीं से भी जब भी आप पानी को लेके आएंगे, वाटर को लेके आएंगे, तो जो रेशियो मिलेगा आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:8 ही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 1:8 ही मिलेगा। बोलना पड़ेगा, क्लियर आप लोगों को, तो ये बात क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो आप CO2 लेके आए, कार्बन डाइऑक्साइड, यदि मैं इसका मास रेशियो निकालता हूं, यदि हम इसका सिंपल मास रेशियो नहीं, यहां पे यदि मैं इसका क्या निकालूं, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या निकालूं, बोलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं इन दोनों एलिमेंट का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा बाई मास, वो आएगा सिंपल आपका 12 रेशियो, यहाँ पे कितना है 32, तो कितना, एक ऑक्सीजन 16, दो का 32, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका सिंपल 6, यहाँ पे 16, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, तो कितना आ रहा है 3:8 आ रहा है। तो अब आप कहीं भी जाइए ये हमेशा कैसा रहेगा, बोलो भाई 3:8 ही रहेगा। इतना क्लियर बच्चा पार्टी। तो देखो आप चाहे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे CO2 को आप, या फिर इन्वायरमेंट से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, आपको रेशियो यही मिलेगा। क्लियर बच्चा पार्टी। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, ये दोनों लॉ आप 10th में भी पढ़े होते हैं, 9th में भी पढ़े होते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं। अब मैं एक स्टेप अप बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट लॉ पे बात कर रहा हूं, जहां पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ध्यान से समझना है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो
इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मान लो दो एलिमेंट हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एक तो ये कार्बन से CO बन रहा है और एक कार्बन से क्या मिल रहा है, बोलो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो CO2 मिल रहा है। ध्यान समझना। अब यदि हम इनके रेशियो लें तो देखो क्या आएगा, इसका आएगा सिंपल 12 रेशियो 16, यहाँ पे कितना आएगा 12 रेशियो ये आएगा 32। यदि आप यहाँ पे बात करो तो एक का मास क्या है, फिक्स है, एक का मास फिक्स है और दोनों के मास कैसे हैं, फिक्स नहीं है। तो इनका आप जब रेशियो लोगे तो क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल रेशियो में आएगा। तो सिंपल जब आप रेशियो लोगे 16 रेशियो 32 मतलब क्या आ रहा है 1 रेशियो 2, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहां भी यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, किससे कंबाइन हो रहे हैं, फिक्स्ड मास से, मतलब एक का मास क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे कार्बन का मास क्या था, देखो फिक्स था, फिर लिखा हुआ है ऑफ द अदर एलिमेंट। अब देखो बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, जब आप सिंपल इनका जब रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सिंपल होल रेशियो में आएगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है, एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे का जो मास आएगा आपका वो सिंपल क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल रेशियो में आएगा। बोलना पड़ेगा भाई हाँ या ना। क्लियर बच्चा पार्टी? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखो एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे N2O लिख दिया, N2O2 लिख दिया, N2O3 लिख दिया, N2O4 लिख दिया, N2O5 लिख दिया। ध्यान समझना, देखो जब आप N2O ले हुए, N2O लोगे तो मतलब क्या है, सिंपल आप करोगे 28 रेशियो 16, आप N2O2 करोगे कितना लोगे 28 रेशियो 32, यही करोगे है ना। आप N2O3 करोगे तो 28 रेशियो 48, यही करोगे है ना। अब देखो आप N2O4 लोगे तो 28 रेशियो 64, ठीक है। आप N2O5 लोगे आप क्या करोगे 28 रेशियो 80, यही होगा। अच्छा अब देखो एक का मास क्या है, फिक्स है, एक का मास क्या है, फिक्स है। तो सिंपल सी बात है, जब आप इनका रेशियो लोगे, जब आप आपस में इनको कंबाइन करके लोगे रेशियो लोगे, तो यहाँ पे सिंपल नाइट्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, तो ये N2O N2O2 सिंपली नाइट्रोजन के आपके कंपाउंड बना रहा है। तो यहाँ पे ये रेशियो आ गया। अब एक का मास फिक्स हो गया, जैसे नाइट्रोजन का मास फिक्स है यहाँ पे 28, ये मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात करना, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो सिंपल होल रेशियो बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो रेशियो आएगा 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो कितना हो गया 64 रेशियो 80, तो कितना हो जाएगा ये 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको याद रखना है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। आप यदि स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे तो आपको ये लॉ सिंपल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। बस आपको याद रखना है, लॉ डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा, एक एग्जाम्पल याद रख लो और उस आंसर को आप दे दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं बच्चा, यहाँ पे जो हम नेक्स्ट चल रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ देते हैं फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है when definite mass of an element A combined with two other element B and C, ठीक है भाई, A है जो कंबाइन हो रहा है B और C से टू फॉर्म टू कंपाउंड, वो क्या बना रहा है, दो कंपाउंड बना रहा है। एंड इफ B and C आल्सो कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, और B and C आपस में जब क्या कंबाइन होके एक कंपाउंड वो भी बना रहा है, देयर कंबाइनिंग मासेस आर इन द सेम प्रोपोर्शन, और जो कंबाइनिंग मास है वो क्या है, सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में है। और अ बियर अ सिंपल रेशियो, मतलब क्या आ रहा है, वो सिंपल रेशियो को रख रहे हैं, सिंपल सा मास ऑफ बी एंड सी का सिंपल होल रेशियो आ रहा है, विच कंबाइन विद ए कांस्टेंट मास ऑफ ए, जो क्या है, एक का मास क्या है, कांस्टेंट मास ऑफ ए का मास क्या है, वो आपका सिंपल कांस्टेंट है। तो समझना, यहाँ पे एक बात मैं बता रहा हूं, जो समझ लो, मैं एक इसको अपने एग्जांपल समझा रहा हूं सिंपल तरीके से, तो समझना ध्यान से। कार्बन है, ठीक है,
कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो गए। जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, ये CO2 बनाएगा, ध्यान समझना। अच्छा, और जब सल्फर सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, बोलो, ये बनाएगा आपका सिंपल SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यही बनाएगा। अब एक बात बताना, यहां पे यदि हम रेशियो लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन तो 12 रेशियो, एक ऑक्सीजन 16 तो 2 ऑक्सीजन 32, ये 32 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 32 रेशियो 32। यदि आप देखोगे तो जो एक का मास क्या है, फिक्स है, ऑक्सीजन का मास क्या है, फिक्स है, समझ रहे हो। तो वही बोल रहा था, एक का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो ये तो बात होगी सिंपल, और ये क्या लेंगे, सिंपल होल रेशियो में आएगा। अब मैं बात करूं कार्बन और सल्फर की, जब ये आपस में कंबाइन होंगे, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक बात बताओ, यदि मैं कार्बन के रेशियो की बात करूं और सल्फर के, है ना, अभी कंबाइन हुए तो क्या 12 रेशियो 32, मतलब ये आया 6 16 3 8, तो क्या आ गया 3 रेशियो 8 आ गया, सिंपल सा। अब जब आपका नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, यदि अब ये यदि मान लो कंबाइन हो गया, CH2 बना लिया, क्या बना लिया, कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड ने बना लिया, आपस में कंबाइन हो गए, यदि अब हम इसका बनाएं, बोलो, अब हम इसका यदि बनाएंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा सिंपली, ध्यान समझना, कार्बन डाइसल्फाइड का बनाना है हमें, तो देखो रेशियो देखे 12 रेशियो 64, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका सिंपल 6, ये आएगा आपका कितना 32, ये आएगा 3, ये आएगा 16, तो कितना आ रहा है 3 रेशियो 16, यही आ रहा है सिंपल। तो अब देखो, तो जो सिंपल रेशियो आएगा, तो देखो आप 3/8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3/16, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 8 2 या 16, तो ये आएगा ये, तो 2 रेशियो 1 आ जाएगा, देखो सिंपलेस्ट होल रेशियो में आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखो ये आपका सिंपल समझाने के, मैंने एग्जाम्पल खुद का ले लिया है, उससे मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझना, इस एग्जाम्पल से भी अपन इसको समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल, आप देख रहे हो जब आप यहाँ पे करोगे तो H2S लिखा हुआ है, जैसे H2S लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको ध्यान से समझना। देखो कैसे करोगे, जैसे इसका H2S बन रहा है और यहाँ पे बनेगा एक्चुअली H2O कर लेना, ठीक, क्या कर लेना H2O। अब आप देखो 2 कितना आएगा, सिंपल आपका ये आएगा H2S का यदि मास देखें तो कितना आ रहा है, H2 का 2, और ये आएगा आपका सिंपल कितना, सल्फर का 32, मतलब 1 रेशियो 16, है ना। यहाँ भी क्या आएगा 2 रेशियो 16, ठीक है। तो आप देखोगे सिंपल, एक का मास क्या है, फिक्स है, देखो हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो देखो अब ये जो होल रेशियो निकालेंगे, सिंपल होल नंबर जो आपका रेशियो आएगा वो सिंपलेस्ट होल रेशियो में आएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड का देख लूँ, तो यदि सल्फर ऑक्सीजन का देखता हूँ तो क्या आएगा, सिंपल जो सल्फर ऑक्सीजन का आएगा वो आएगा सिंपल आपका SO, तो मतलब कितना आएगा 32 रेशियो 16, है ना। आप कितना आएगा, ये आएगा 2 रेशियो 1। आप जब SO2 का निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो भाई, SO2 का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा रेशियो 32 रेशियो 32, हो गया, लो भाई, है ना। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, सिंपल 2 रेशियो 1 में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। बोलिए भाई क्लियर आपको, तो आई होप आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो आप, इस तरीके से सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। थस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सल्फर शुड कंबाइन विद ऑक्सीजन इन दी रेशियो ऑफ 32 रेशियो 16, वही हो रहा था 2 रेशियो 1 इन दी सिंपलेस्ट in the or a simple multiple of it, actually both combine to form SO2, दोनों क्या बना रहे हैं, SO2 बना रहे हैं in the ratio of 32 रेशियो 32, और 1 रेशियो 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये लॉ थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा कुरकुरे की तरह है, तो भाई इसको बस आपको याद रखना स्टेटमेंट, और आपको शायद एक टाइम में समझ में ही ना आए, तो इसको आप बार बार देखें, इसको इसका स्टेटमेंट आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जो लॉ लास्ट लॉ है आपका
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यदि मैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो सिंपलेस्ट शब्दों में बता दूं, जो वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कब होगा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो और प्रेशर हो। क्या हो? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये फॉलो करना चाहिए। यही आपका सिंपल लॉ बोल रहा है। तो जो लिखा हुआ है, गैसियस रिएक्ट विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड इफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट। और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो खुद भी आपके गैसियस स्टेट में होने चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो बियर अ सिंपल रेशियो। जो वॉल्यूम होगा वो प्रोडक्ट वो क्या होगा? सिंपल रेशियो में क्या करेगा? सिंपल रखेगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट व्हेन ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलर कंडीशन मतलब बोले तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये नहीं आप वेरी करते जाओ, वेरी करोगे तब ये लॉ आपका वैलिड नहीं होगा। तो इस बात को आप समझ लेना अच्छे से। अब देखो, यदि मैं बात करूं, सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, जैसे मान लो H2 जब रिएक्ट कर रहा है Cl2 से तो क्या बन रहा है? 2HCl मिल रहा है। तो आप देखो, 1 वॉल्यूम यहाँ भी मिल रहा है, 1 वॉल्यूम यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम मिल रहा है? 2 वॉल्यूम, है ना। यदि हम रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा? 1:1:2, यही आएगा सिंपल आपका। ठीक है, 1:1:2। यदि अब आपको देखो यहाँ पे इसी तरह H2 + O2 क्या हुआ? यहाँ पे गिब्स है, एक्चुअली गिब्स लिखो तो ज्यादा अच्छा है, H2O मिल रहा है। तो देखो, आपके 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो 2 वॉल्यूम क्या मिल रहा है? H2O। तो यहाँ पे यदि रेशियो देखो तो क्या आएगा? 2:1:2 आ जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर? तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से हो गई होगी। सिंपल, बस जो रेशियो है वही करना है आपको, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है, इसी बेसिस पे आएंगे। पहली बात तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है यहाँ से, लेकिन आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा, उस स्टेटमेंट को लिखना आपको आना चाहिए। बोलिए भाई, मेरी बात अच्छे से क्लियर? आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आप इसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो ये टॉपिक यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक आपका होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।